गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास से अंग्रेजों द्वारा अवध का जो विलय किया गया उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के अवध के साथ संबंध स्थापित हुए और प्रत्येक गवर्नर जनरल ने अवध नवाब के साथ कूटनीति और धूर्तता का आश्रय लेते हुए बराबर उनसे वसूल की जाने वाली रकम में बढ़ोतरी की और उनकी विवशता का फायदा उठाया और अवध जैसे उर्वर प्रांत से उन्होंने लगातार अपने संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम बात करेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 में गवर्नर जनरल बन के आया और जो कि अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण काफी कुख्यात रहा था, उसने किस प्रकार अवध के नवाब को सहायक संधि करने के लिए विवश किया और उसकी क्या व्यवस्थाएं थी। और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कुछ और गवर्नर जनरलों की जिन्होंने अवध के नवाबों के साथ में बराबर दबावपूर्ण नीति अपनाई और उन्हें बराबर अपनी शर्तें मानने के लिए विवश किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1801 में जो अवध के नवाब के साथ सहायक संधि की, उसके अनुसार नवाब को रोहिलखंड और निचले दोआब का क्षेत्र जो लगभग राज्य के आधे हिस्से के बराबर था वो छोड़ना पड़ा। दोआब का क्षेत्र का मतलब है गंगा और यमुना के बीच की भूमि। दूसरा जो प्रदेश शेष बचे थे उनमें नवाब कंपनी के प्रतिनिधि की इच्छा अनुसार कार्य करेगा। नवाब की स्वयं की सेना घटा दी गई और जो सेना शेष रह गई थी वो केवल राज्य के आवश्यक कार्य हेतु ही प्रयोग में लाई जा सकेगी। राज्य की पुलिस के निर्देशन के लिए कंपनी नियम बना सकेगी ताकि नवाब के राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इस प्रकार उत्तर को छोड़कर बाकी सब तरफ से अवध ब्रिटिश राज्य से घिर गया और ब्रिटिश अधिकृत स्थान अब उत्तर भारत में सिंधिया के राज्य की संपूर्ण सीमा को छूने लगे। इन परिस्थितियों में अवध का प्रशासन ढीला और भ्रष्टाचार पूर्ण होना ही था। इस संबंध में केई का विचार काफी महत्वपूर्ण है, जिसने लिखा कि अवध दोहरे शासन के पाप से दबा था और इसमें नवाब और कंपनी दोनों ही थे। वेलेस्ली की अवध के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बारे में अल्फ्रेड लॉयल ने भी लिखा है कि अवध से अपने व्यवहार में वेलेस्ली ने इस ढंग से अपने मित्र की भावनाओं और हितों को ब्रिटिश नीति के सर्वोपरि विचारों के अधीन कर दिया, जिसमें धैर्य, क्षमा या उदारता की मात्रा बहुत ही कम थी। वेलेस्ली के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्स्ट को नवाब की ब्रिटिशों के प्रति विश्वस्तता में कोई शक नहीं था। लॉर्ड हेस्टिंग्स नवाब के द्वारा नेपाल के साथ युद्ध के समय 2 करोड़ रुपए और बर्मा के साथ युद्ध के समय 1 करोड़ 60 लाख रुपए भेजे जाने से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे राजा की उपाधि दी। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में अवध नवाब ने 50 लाख रुपए उसे दिए। उससे कहा गया कि यदि वह अपना कार्य ठीक से नहीं करेगा तो उसका पूरा क्षेत्र कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा। नवाब की बराबर आर्थिक सहायता के बावजूद
अंग्रेजों द्वारा जो युद्ध किए जाते थे उनके कारण उनका खजाना खाली हो गया और उन्होंने अवध से धन आने की संभावना को फिर से देख लिया और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में अवध के नवाब ने उन्हें 62 लाख रुपए दिए। उससे कहा गया कि वह शासन में सुधार लाने का प्रयास करें। बेवरिज ने लिखा है कि गवर्नर जनरल का मुख्य उद्देश्य अवध के शासन में सुधार करना नहीं था, वह तो शासन की कुव्यवस्था को अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का आधार बनाना चाहता था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में नासिरुद्दीन की मृत्यु 1837 में हो गई। विधवा रानी ने एक पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन ऑकलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया और मोहम्मद अली साहब को इस पद पर बिठाया। उसके साथ एक नई संधि की गई जिसके अंतर्गत अवध में एक नई सहायक सेना रख दी गई और इस पर 16 लाख रुपए व्यय होने थे। कुशासन की स्थिति में राज्य प्रबंध पर अधिकार पाने की धारा संधि में जोड़ी गई और यह संधि यदि हम देखें तो एक आश्चर्यजनक संधि थी जिसे सर्वशक्तिशाली को शक्ति प्राप्त है इस नियम के अंतर्गत ही स्वीकार किया जा सकता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया और लॉर्ड ऑकलैंड से भी यह कहा गया कि वह इसकी सूचना नवाब को तुरंत दे दे, लेकिन ऑकलैंड ने नवाब को इसकी सूचना नहीं दी और यह मैसेज करवा दिया कि सूचना दे दी गई है। वास्तविकता तो ये थी कि इसे गुप्त रखा गया और नवाब को केवल सूचना यह दी गई कि उसे सहायक सेना के लिए व्यय से मुक्त कर दिया गया है और इससे उसको लगा कि संधि की शेष शर्तें यथावत लागू हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बना और उसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्मयजनक वृद्धि हुई। अनेक भारतीय राज्य मिट गए और अवध का राज्य इन्हीं राज्यों में से एक था। डलहौजी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अवध की ओर वह काफी लालची दृष्टि से काफी पहले से देख रहा था। 18 सितंबर 1848 के उसके एक पत्र से पता चलता है जो उसने अपने मित्र को लिखा था कि अवध चेरी की भांति किसी भी दिन हमारे मुंह में गिर सकता है। 1849 में स्लीमैन अवध का रेजिडेंट बना जिसने 1851 में अवध पर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में अवध की कुछ अनुत्तरदायी गद्दारों का नाम भी जोड़ा गया जो चाहते थे कि अंग्रेज इस क्षेत्र का शासन संभाल लें। 1854 में कर्नल आउटरम अवध के रेजिडेंट पद पर स्लीमैन का उत्तराधिकारी हुआ और उसने भी रिपोर्ट में बताया कि कुशासन के कारण अवध का प्रशासन कंपनी के हाथ में होना चाहिए। उपयुक्त रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर एक मिनट तैयार किया जिसमें उसने राय दी कि अवध के कुशासन के कारण इसका शासन कंपनी के हाथों में कर दिया जाना चाहिए, पर साथ ही अपनी विश्वस्तता के लिए नवाब को अपनी उपाधि बनाए रखने की अनुमति दी गई। उसने और आगे परामर्श दिया कि यदि वह इस राय को न माने तो 1801 की संधि को समाप्त किया जाए और उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाए। स्लीमैन और आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर जालसाजीपूर्ण रिपोर्ट जब डलहौजी ने डायरेक्टरों को भेजी तो उस समय उसने अपने मित्र को लिखा था कि ऐसा मामला बनाकर उनके पास प्रेषित किया गया है कि वे अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और वाकई ऐसा ही हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने राज्य को अपहरण कर लेने के लिए कहा
और नवाब वाजिद अली शाह को पद छोड़ देने के लिए कहा गया और उसकी राज्य अपहरण की घोषणा डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को की। डलहौजी ने इस मौके पर कहा कि ब्रिटिश सरकार ईश्वर और आदमी दोनों की दृष्टि में गुनहगार होगी यदि वह लाखों की हानि करने वाले प्रशासन को चलते रहने देगी। परंतु पीई रॉबर्ट्स ने डलहौजी की इस कार्रवाई को विश्वासघात की संज्ञा दी है और इसके लिए डलहौजी को ही नहीं वरन गृह सरकार को उत्तरदायी ठहराया। अवध के अपहरण का कोई कारण विद्यमान नहीं था। डलहौजी और गृह सरकार के इस दावे में भी कोई वजन नहीं था कि यह कार्रवाई प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए की थी, क्योंकि अवध के लोग नवाब के प्रशासन से असंतुष्ट थे। यदि इस तथ्य में सच्चाई होती तो अवध की जनता 1857 के विप्लव में अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय भाग नहीं लेती। यह भी सही नहीं है कि अवध का अपहरण करने के बाद अवध के प्रशासन में कोई सुधार हुआ। इसके बिल्कुल विपरीत नवाब के दरबार के अनेक व्यक्ति, व्यापारी, पेंशन पाने वाले आदि बर्बाद हो गए। जमींदारों को अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्था से हानि हुई और किसानों को अधिक लगान देने के कारण अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े। लखनऊ के राजमहलों को स्टॉल एवं कुत्ते रखने की जगहों में परिवर्तित कर दिया गया। राज परिवार की औरतों को इधर उधर भटकने के लिए विवश कर दिया गया। राजकोष को नष्ट कर दिया गया। अवध की सेना की संख्या जो लगभग 60,000 थी, उसमें से केवल 1/4 सेना को छोड़कर शेष सैनिकों को सड़कों और गलियों में भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। डलहौजी के समर्थकों ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने का समर्थन करते हुए लिखा है कि अवध में कुशासन व्याप्त था और डलहौजी के पूर्व के गवर्नर जनरलों ने अवध के नवाब को कई बार चेतावनियां भी दी थी। यह सही है कि अवध में कुशासन था, पर इसके लिए नवाब नहीं बल्कि स्वयं अंग्रेज जिम्मेदार थे। जिन नवाबों ने प्रशासन में सुधार का प्रयत्न भी किया और वे सुधार नहीं कर सके, वो इसलिए कि उन्हें अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। वजीर हमीम मेहदी ने जब बेंटिक से सुधारों के लिए सहायता मांगी थी तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। अवध की उन परिस्थितियों में जबकि वहां के वास्तविक शासक अंग्रेजी बन गए थे और आंतरिक शासन में रेजिडेंट मनचाहा हस्तक्षेप कर सकता था, अवध के शासन में उस समय तक कोई सुधार संभव नहीं था जब तक कि अंग्रेज नवाब के साथ सहयोग ना करें। यहाँ पर हम हेनरी लॉरेंस के एक स्टेटमेंट से इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अवध के मामलों पर लिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने जो भी बातें दी है वे सभी एक ही चीज सिद्ध करती है कि उस प्रांत में ब्रिटिश हस्तक्षेप उसके दरबार और जनता के लिए उतना ही हानिकारक हुआ है जितना ब्रिटिश नामवरी के लिए लज्जाजनक।